कि सरकार ने शोषण के लिए इन किसानों को छोड़ दिया है। एक मोटे अंदाज के मुताबिक आज की तारीख के अंदर में बजट का 0.3% जो है कृषि के ऊपर में सरकार इन्वेस्ट करती है। 0.3%, 1% का नहीं, आधा परसेंट भी नहीं है। ठगानी जी धन्यवाद, धन्यवाद ठगानी जी, एग्रीकल्चर के ऊपर में। ठगानी जी धन्यवाद ठगानी जी, प्लीज। सरकार उससे भी मुक्त करना चाहती है। महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। खानू जी, पिछली बार आपका कुछ इंटरनेट की वजह से कनेक्शन रह गया था स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में। आप थोड़ा सा समय को ध्यान रखते हुए प्लीज बोलिएगा। समय की एक हमारे पास सीमा रेखा है, उससे ज्यादा मत क्रॉस करिए, क्योंकि फिर हम उसको रिकॉर्डिंग मैं भी हूँ पाएंगे, है ना। हांडा जी, मैं आ गई हूँ। हांडा जी, मैं आ गई हूँ। लालसराम कॉमरेड, बहुत बहुत धन्यवाद। लालसराम कॉमरेड। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो जो पिछली बार उनका रह गया था उस पे स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में वो अपने कुछ विचार रखें। आज सभी को लाल सलाम। देश के अंदर पहले जो हमारे देश के किसान थे, जिसको हम रीढ़ की हड्डी मानते हैं क्या है, देश की रीढ़ की हड्डी किसान ही है। और उनकी आत्महत्या, जो कर्जा होता था, उन कर्जा नहीं चुकाने के बजाय करने से वो आत्महत्या करते थे। तो उसको किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए हमारी सरकार ने 2004 में, तत्कालीन सरकार जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनकी समस्याओं को निवारण के लिए एक समिति गठित की जिसका नाम था स्वामीनाथन आयोग। उस स्वामीनाथन आयोग ने किसानों के लिए जो सिफारिशें पेश की थी, उसमें ये बताया गया था कि किसान जो खेती से चलाने लेकर आगे तक उसका जो खर्चा आता है, जैसे बुआई से लेकर और का जो निकालने तक जो खर्चा था, जैसे माना कि 100 रुपए उसके आए हैं तो प्लस 50 में जोड़ के, यानी लागत का जो है लागत प्लस 50 ये जोड़ के उनको वापस उनकी जो है उपज का पैसे मिलने चाहिए। तो सरकार ने उन्हें ये भी मांग की थी कि जो है किसान क्रेडिट कार्ड और जो है समय समय सलाह, तो सरकार ने कुछ आंशिक मान्यता जरूर मानी है, लेकिन अभी स्वामीनाथन आयोग की जो है पूर्ण तरह सरकार से लागू नहीं की है। बता दो। अभी हाल में सरकार ने जो 3 कानून पास किए हैं, ये भी किसान विरोधी है, जिसके कारण जगह जगह किसान लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। कहने के लिए तो सभी पार्टियों के नेता ये कहते हैं कि हम किसान हित के लिए काम करते हैं, लेकिन जब किसान हित की बात आती है तो वो पार्टी बाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे हमारे किसानों को मिलने वाली सुविधा पूरी तरह नहीं मिल पाती है। किसानों को समय समय पर जो है खाद बीज सस्ते दर में मिलते और उन्नत किस्म के मिलने चाहिए। किसानों को जो है डीजल में सब्सिडी देनी चाहिए ताकि वो अपने ट्रैक्टर के द्वारा अच्छी तरह खेती जो है बुआई कर सके हैं। लेकिन सरकार जो है अभी डीजल और पेट्रोल के दाम तकरीबन तो बराबर हैं, जिसके कारण सरकार किसानों को भारी लोड पड़ रहा है। छोटे किसानों को तो और भी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, जैसे उन्होंने तो किराए पर जो काम कराना है तो उनको छोटे किसानों को ज्यादा ये बोझ पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार को जो है ये चाहिए कि स्वामीनाथन की आयोग की जो सिफारिश है उसको कृषि नीति के अंदर जो है लागू किया जाना चाहिए, और किसानों को जो है सस्ते दर पर ट्रैक्टर और उनके कृषि उपकरण मुहैया कराए जाने चाहिए ताकि किसान आपका जो अच्छी तरह खेती बाड़ी कर सके। इसके अलावा ये कॉमरेड गाय बच्चों वगैरह की बिक्री के बारे में कुछ आपका विचार? हाँ जी, ये बिक्री से संबंधित गाय बच्चों वगैरह की बिक्री से संबंधित कुछ कहना चाहते हैं? ये जो बैल बछड़े थे
ये किसानों का एक एटीएम था। जब भी वो चाहते थे तो अपने जो है बैल बछड़ों को अच्छी तरह पाल पोषण करके, जो पशु मेले लगते थे हमारे राज्य के अंदर, वहाँ वो बिक्री करके अपने जो है पैसे की आमदनी उसमें होती थी। जब से सरकार ने बैल बछड़ों की रोक लगाई है तो आज बैल बछड़ों की ये हालत है कि वो हर जगह आवारा घूम रहे हैं और लोगों जो किसानों खेतों में जो नुकसान कर रहे हैं। मतलब उनकी देख रेख की भी में कमी आई है और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैल बछड़े आवारा हो रहे हैं। तो हमारी मांग ये भी है कि बैल बछड़ों के जो है मेले, पशु मेले जो है हर राज्य में लगाए जाने चाहिए, ताकि किसान अपने बैल बछड़े पाल कर उनको बिक्री कर सके और अपनी आमदनी कर सके। धन्यवाद, धन्यवाद खानू जी। रमेश जी मेरे बीच में मौजूद हैं। रमेश जी, मिनिमम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या महत्वता है अपने किसानों की? हाँ जी, मिनिमम समर्थन मूल्य के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सभी साथियों को लाल सलाम। धन्यवाद। लाल सलाम कामरेड। मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। और मिनिमम समर्थन मूल्य, इसी स्वामीनाथन रिपोर्ट में मिनिमम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर किसान का खर्च और उसकी लागत प्लस घर के मेंबरों का खर्च जोड़ के और ये जमीन का किराया जोड़ के जो मूल्य बनता है उसको समर्थन, मिनिमम समर्थन मूल्य कहते हैं, जो कि सरकार किसान को अभी नहीं दे रही है। यदि मिनिमम समर्थन मूल्य की बात की जाए तो गेहूं का अभी एक्चुअल में इस वर्तमान में 7-8 हजार रुपये मिनिमम समर्थन मूल्य होना चाहिए। उस हिसाब से नहीं है, इसीलिए किसान कर्जदार है। तो हम मांग करते हैं कि सरकार मिनिमम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक ऐसा कानून बनाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इससे कम पर सरकार किसानों से कोई जिन्स नहीं खरीदी जा सके। जैसे गेहूं का समर्थन मूल्य अभी 2000 रुपये है, किसान बाजार में 1400-1500 रुपये में खरीद रहे हैं, कोई 1600 में खरीद रहा है, तो किसान को इससे हानि हो रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिससे किसानों को यह भरोसा मिल सके कि एमएसपी जो है उससे नीचे कोई व्यापारी या अन्य खरीद नहीं हो सकेगी। यदि कोई खरीदेगा तो सरकार उसको जेल में डालेगी, उसको सजा का प्रावधान करेगी। इससे भयभीत होकर चाहे सरकारी खरीद हो चाहे प्राइवेट, कोई भी व्यापारी ये न्यूनतम एमएसपी के नीचे कोई खरीद नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा कानून बन जाता है तो किसान को न किसी कर्जे की जरूरत पड़ेगी, न किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वो खुद ही इतना आत्मनिर्भर हो जाएगा कि वो अपना एमएसपी के द्वारा अपना सब खर्चा वहन कर लेगा और वो कुछ न कुछ लाभ में रहेगा। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा आंदोलनों के जरिए, वार्ताओं के जरिए एवं अन्य एक्टिविटीज के जरिए हम बार बार मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारा एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक कानून बना दीजिए जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि इससे नीचे न कोई सरकार खरीद कर सकेगी न कोई व्यापारी खरीद कर सकेगा, और यदि कोई खरीद कर सकेगा तो उसको सजा का प्रावधान होगा। तो एमएसपी से नीचे कोई भी खरीद नहीं हो सकेगी। ये हमारी किसान सभा और हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की मांग रही है। हम बार बार सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कोई इस पे प्रतिक्रिया नहीं है, नहीं इसके प्रति कोई वो रुझान दिखा रही है। तो अब भी हम इन्हीं वार्ताओं के जरिए फिर से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी का कानून बना दीजिए। एमएसपी का कानून बना देने से किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा और वो आत्मनिर्भर बनने की
और अग्रसर हो जाएगा। तो हम फिर मांग कर रहे हैं कि एमएसपी से नीचे किसी भी जिन्स की कोई खरीद नहीं होनी चाहिए, एमएसपी के ऊपर ही होनी चाहिए। एमएसपी से नीचे कोई भी सरकारी या निजी खरीद नहीं कर सके। यदि कोई करेगा तो सरकार को उसको सजा का प्रावधान करना चाहिए। जी साथियों, आज जब हम किसानों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं हमारे सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा है, आरक्षण का मुद्दा। आदिवासी क्षेत्र के अंदर हमारे लिए आज आरक्षण का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और हमारे बीच में एटेक यूनियन के प्रभात जी मौजूद हैं, जो मौका स्थिति के ऊपर गए थे और उन्होंने वहां के बारे में हमें कुछ जानकारियां दी और आज वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी जानकारी हमारे लोगों के बीच में शेयर करें। कॉमरेड प्रभात जी। हेलो प्रभात जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ कॉमरेड जी आ रही है, थोड़ी सी आवाज क्लियर कर लीजिए। और आ रही आवाज आपकी। मैं अभी सारे साथियों को सुन रहा था। मैं ये जो डूंगरपुर में जो आंदोलन अभी जारी है उस पर मैं अपनी बात को रखूंगा, लेकिन बहुत सारे साथियों ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को छूने की कोशिश की है। बहुत अच्छे तरीकों से साथियों ने रखा। और मैं प्रभात कुमार राजस्थान के किसान सभा जिला चित्तौड़ का संयोजक हूँ। 25 तारीख को हम लोगों ने कपासन में सीपीएम का किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा और राजस्थान किसान सभा की तरफ से जो सामूहिक रोष प्रकट हम लोगों ने किया, उसमें एसडीएम को ज्ञापन दिया गया और ये तय हुआ कि आने वाले समय में हम दोनों ही पार्टियों के किसान संगठनों की एक संयुक्त बैठक चित्तौड़ में आयोजित करेंगे और इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो 5 रिपोर्ट है उसको मैं लिख रहा हूं और बहुत साल से मैंने लिखा भी है, लेकिन मैं मोटा मोटा बता दूं। 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन ने दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 तक 5 रिपोर्ट भारत सरकार को पेश किया। स्वामीनाथन की ओर से इस रिपोर्ट में लागू की सिफारिश की गई, लेकिन आज तक इन 5 बिंदुओं पर सरकार ने अपना ध्यान ना तो केंद्रित किया, ना उसने अपना मंशा जाहिर किया। नंबर 1, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट नंबर 1, भूमि सुधार पर जोर। नंबर 2, किसान खुदकशी। नंबर 3, सिंचाई व्यवस्था। नंबर 4, कर्ज वसूली। और नंबर 5, खाद्य सुरक्षा। मेरे ख्याल से साथियों के पास इस कमीशन की अगर विस्तृत रिपोर्ट हो तो इन 5 बिंदुओं के जो सार हैं इसका अध्ययन करना चाहिए। और लंबे समय से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के किसान संगठन स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए संघर्षरत हैं। 60 से 70 करोड़ किसान, आप 60-70 करोड़ किसान को अनदेखा करके देश की केंद्र की सत्ता में आप काबिल रहेंगे? 1 लाख से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जगहों में, कस्बों में, शहरों में, राजधानियों में किसानों के पक्ष में, किसान विरोधी नीतियों के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में लोगों ने 25 तारीख को अपना रोष व्यक्त किया है और ये आंदोलन बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। और राजस्थान किसान सभा जिला इकाई चित्तौड़गढ़, जो भी राष्ट्रीय स्तर के जन आंदोलन होंगे हम उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अब मैं खेरवाड़ा पर आता हूं। बोलिए कामरेड, बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। हेलो। हाँ 24 सितंबर को जनजातीय वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर के पिछले 12 दिनों से
मांग करने वाले आदिवासी बहुल के अभ्यर्थियों का धरना, प्रदर्शन और महापड़ाव चल रहा था। ये एकाएक 24 तारीख को हिंसक हुआ और काफी बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों और निजी संपत्तियों का नुकसान उस आंदोलन में शामिल हुए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी उदासीनता, राजनीतिक उदासीनता, जब सरकार को मालूम था कि इनकी मांग चाहे वो सही है वो गलत, वो अलग पक्ष है, लेकिन जिस चीज को लेकर के वो महापड़ाव के माध्यम से अपना संदेश राजस्थान सरकार के पास पहुंचा रहे हैं, तो सरकार की और प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन मांगों के तरफ ध्यान दे और जो लोग इस आंदोलन में संघर्षरत हैं उनके प्रतिनिधि मंडल से बात करके सरकार अपनी पक्ष को स्पष्ट करे। लेकिन सरकार ने ऐसा पहल नहीं किया, जिसका दुखद परिणाम 24 सितंबर को पूरे राजस्थान के लोगों को देखने को मिला। पूरा नेशनल हाईवे बंद है। चित्तौड़ से उदयपुर होकर के जो खेड़वाड़ा 100 किलोमीटर की दूरी पर है, पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है। और यहाँ जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, चाहे वो भोपाल सागर क्षेत्र के हों, निम्बाहेड़ा क्षेत्र के हों, चित्तौड़ के बहुत बड़ी संख्या में मरीज उपचार करा रहे हैं अहमदाबाद के अंदर, वो सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। आप उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के बीच के रास्ते से आप आ नहीं सकते, क्योंकि वो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। तो एक दो जो ये घटना घटी है, हम उसकी निंदा करते हैं और राजस्थान सरकार की इसमें जो लापरवाही रही है, जो उदासीनता रही है, उसकी भर्त्सना करते हुए ये मांग करते हैं कि इस सारे प्रकरण को सरकार बैठ करके सुलझाने का हर संभव प्रयास करे। यह प्रशासनिक अधिकारियों से सुलझने वाला मसला नहीं है। तो एक तो मुझे उस आंदोलन के विषय, और मैं आज प्रतापगढ़ के झांझर गांव है वहां के लिए निकल रहा हूं। उसके बाद मैं ऋषभदेव भी जाने की कोशिश करूंगा, खेरवाड़ा भी जाने की कोशिश करूंगा, और खेरवाड़ा से जो बाप, जहां यूनियन के लोग हैं, बाप गांव में भी जाने की कोशिश करूंगा और सारे प्रकरण को समझ करके क्या उनकी जो सही और सही मांग है उसको मनवाने के अंदर राजस्थान किसान सभा की जिला इकाई चित्तौड़गढ़ और अन्य समान सोच के संगठनों के साथ क्या रणनीति हो, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो मोटा मोटा रिपोर्ट तो अभी यही है, अभी तक वार्ता कोई सफल नहीं हुई है। कल प्रेस के माध्यम से जो आंदोलन करने वाले महापड़ाव में उपस्थित साथी थे, उन्होंने आकर के प्रेस को ब्रीफ किया है और उन्होंने साफ ये कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण ये स्थिति पैदा हुई। इस आंदोलन के तोड़ फोड़ में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन ये बड़ा आंदोलन था, इसमें कुछ असामाजिक तत्व ने जो हमारे आंदोलन की छवि को खराब किया, हम उसकी भर्त्सना और निंदा करते हैं। अब हमने कहा कि भाई ये जो 25 तारीख को किसान आंदोलन, इससे तो बंद होकर के तो गाड़ी चलेगी नहीं। ये मुझे लगता है ये एक लंबा आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा और ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो बहुसंख्यक समुदाय के विरोध में जो उसकी सोच है, उसको कहीं ना कहीं आंदोलन के माध्यम से एक गति बनेगा और लोग उस आंदोलन में कूदेंगे। तीसरी बात, आपने छोड़ा ही कुछ नहीं, ना आपने उद्योग को छोड़ा, ना आपने शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ा, ना आपने औद्योगिक इकाइयों को छोड़ा। सब कुछ सत्यानाश करने के बाद ये कृषि का जो क्षेत्र था, इसको आप ले जा करके अंबानी और अडानी के हवाले करना चाह रहे हैं। ये इस देश का किसान, जिसकी संख्या 60 से 70 करोड़ है, बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ खेत मजदूर है, इसके साथ छोटे व्यवसायी हैं, इसके साथ छोटे ग्रेन मर्चेंट हैं, पल्लेदार है, ये सारे के सारे लोग और छात्र नौजवान जो इनकी गलत नीतियों कारण से जूझ रहे हैं, वो इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। और निश्चित तौर से राज्य पार्टी का जो भी निर्देश होगा, केंद्रीय पार्टी का जो भी निर्देश है, हम इस राष्ट्रीय किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी को मजबूती के साथ सुनिश्चित करने के लिए हर संभव और हर प्रयास को जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मुझे निकलना है, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि सफर काफी लंबा है मेरा, और चूंकि आज ये लाइव कार्यक्रम था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसमें अपनी भागीदारी तय करूं। समय समय पर जो भी हमारी गतिविधियां राजस्थान किसान सभा के चित्तौड़ के माध्यम से होगी, मैं संयोजक होने के नाते उससे आप लोगों को अवगत कराता रहूंगा। पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, लाल सलाम।
साथियों मुझे इजाजत है। हाँ बिल्कुल, आपको धन्यवाद कॉमरेड, आपका बहुत बहुत जो आपने समय दिया हमें, आभार आपका, दिल से आभार। साथियों, हम जब किसानों की मांगों पर चर्चा करते हैं तो बीमा क्लेम की राशि भी उसमें एक अपना वजूद रखती है। हमने देखा कि कुछ गांव के अंदर, एक ही मोहल्ले के अंदर कुछ को बीमा किसानों को राशि मिल रही है, उस गांव में आधे को लोग राशि मिल रही है, आधे लोगों को नहीं मिल रही है। तो किसानों की बीमा क्लेम की राशि भी एक अहम मुद्दा बन चुका है। तो हमारे बीच में बहादुर जी मौजूद हैं। मैं उनसे कहूंगा कि ये जो है सरकार की नीति और यहाँ की ये बीमा क्लेम की राशि क्यों नहीं समय पर और सब जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, उनके क्या विचार। बहादुर बाबू जी, इसको म्यूट कर दें। बहादुर जी अनम्यूट कर दें, बटन दबाएं, अनम्यूट करें पहले आपका स्पीकर, अनम्यूट कर दें स्पीकर को। हाँ जी, हाँ आप बोलिए, अब बोलिए, आ रही है आवाज। फेसबुक कॉन्फ्रेंस आईओएस की पार्टी के साथियों को लाल सलाम। साहब, बीमा कंपनी जो किसानों के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा सा हो गया है। साहब, मैं कहना चाहता हूं कि पहले जो मौसम के अंदर बीमा हुआ करता था, तो साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मौसम के अंदर बीमा को हटा करके और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की। तो सर इसमें बहुत सारा प्रावधान रख दिया। मौसम के अंदर बीमा के अंदर एक गांव के अंदर एक टावर लगता था, तो उसमें ज्यादा सर्दी अगर पाला पड़ गया तो उसमें अगर 0 डिग्री तापमान आ गया तो उसमें शर्त थी कि किसान का वो क्लेम है वो ऑटोमेटिक उस रिपोर्ट के हिसाब से तय हो जाता। जैसे गर्मी ज्यादा हो गई तो गर्मी का वो उसमें टेम्परेचर है वो तय होता, तो उसके हिसाब से उस एरिया का वो क्लेम है वो बन जाता। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि सब की उसमें शर्तें थी। तो सर उसमें उस रिपोर्ट के हिसाब से किसान है वो मौसम केंद्र की रिपोर्ट लेके वो कलेक्टर, एसडीएम पहुंच जाते और वो अपना क्लेम है वो लेकर रहते। तो सर इसमें अभी क्या कर दिया कि ये प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू की, तो इसमें अगर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि से अगर किसान को नुकसान होता है तो किसान पहले एसडीएम को ज्ञापन दिया जाए, फिर वो बीमा कंपनी को सूचित करे, फिर वो बीमा कंपनी आती है तो वो निरीक्षण करती है फसल का। वो करके भी सर वो क्लेम नहीं दे रही है, किसानों को एक धोखा दे रही है, आंखों में धूल डाल रही है। अभी पिछली साल हमने हमारे एरिया में मूंगफली की फसल कटी हुई थी, तो उस पे अतिवृष्टि से वो फसल, काटी हुई फसल है वो पूरी खराब हो गई। तो हमने ज्ञापन देके बीमा कंपनी के अधिकारियों को बुलाया किया, लेकिन वो क्लेम उसमें भी कुछ लोगों के आया और मतलब 30% लोगों के क्लेम आया, 70% किसानों के क्लेम नहीं आया। तो सर ये एक बहुत बड़ा धोखा कर रही है। और दूसरी बात, बीमा कंपनी क्रॉप की रिपोर्ट उसमें तय होती है। क्रॉप की रिपोर्ट हमारे गिरदावल, पटवारी वो एरिया के हिसाब से बनाते हैं। तो वो भी क्रॉप की रिपोर्ट, अभी मेरा एरिया लगता है ढडेरू, बिदासर तहसील ढडेरू गांव है सर। हमारे अभी बरसात, पहले बरसात हुई थी बिल्कुल 2 महीने से 2.5 महीने से बरसात नहीं है, फसल एकदम जलकर नष्ट हो गई। लेकिन यहाँ कोई ऐसा एसडीएम या कलेक्टर गिरदावल और पटवारी को कोई आदेश नहीं कर रहा है कि फसल की क्रॉप की रिपोर्ट की जाए और वो रिपोर्ट बीमा कंपनी को भेजा जाए। कोई यहाँ पर बिल्कुल एकदम कोई आवाज नहीं उठा रहा है इस चीज की। दूसरी बात, अगर ये क्रॉप की रिपोर्ट बनाता है पटवारी, वो भी सही ढंग से नहीं बनाता, और बीमा कंपनी जो रिपोर्ट लेके सरकार के सामने जो साहूकार बनती है वो
एक जिला या एक तहसील में कई गांव में अच्छा बरसात हुई है, अच्छा जमाना है, वहां से रिपोर्ट लेके वो पेश कर देंगे और वो कह देंगे कि यहाँ पर अकाल नहीं है, ये देखो ये फसल खड़ी है और ये फसल अच्छी है। वो जो रिपोर्ट लेंगे, वहाँ एक गांव में अगर अच्छा जमाना है, वहाँ धान अच्छा है, तो वहां की रिपोर्ट लेके वो ऊपर पेश कर देंगे, वो तो अपना साहूकार हो जाएंगे। लेकिन जहाँ अनावृष्टि से फसल खराब है, वहां की रिपोर्ट वो आगे पेश नहीं करेंगे। और वहां की रिपोर्ट, क्रॉप की रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे एमएलए एमपी तो कुछ कानून में तेल डाल के बैठे हैं, उसको तो किसान की चिंता है नहीं। और एसडीएम साहब भी, कोई हमने भी पीछे ज्ञापन दिया था कि हमारे बरसात नहीं हुई है, अनावृष्टि से फसल है वो खराब बर्बाद होगी किसानों की, तो गिरदावल पटवारी को आदेश दिया जाए, क्रॉप की रिपोर्ट है वो बनाई जाए और बीमा कंपनी को भेजी जाए। लेकिन अभी तक वो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात है सर, जो एक किसान के क्लेम आ जाता है, एक उसी किसान का भाई है, एक खेत में एक कसरा में क्लेम नहीं आता है, उसका कारण यह है सर कि 2014 से जिस किसान की केसीसी बनी हुई है, उसमें केसीसी में आधार कार्ड लिंक नहीं है, और आधार कार्ड जिस किसान का बीमा कंपनी के पोर्टल पर नहीं चढ़ता है, लिंक नहीं है, तो उसका क्लेम नहीं आता है। और ये बैंक से, बैंक मैनेजर है, ये भी किसानों के साथ में एक लापरवाही बरत रहे हैं। किसान जो केसीसी रोल ओवर करता है, उस टाइम में एक फार्म आता है, उस फार्म में सारी जिन्स किसान की लिखी जाती है कि तुमने क्या क्या बोया है, उस जिन्स के, उस फसल के हिसाब से उसका प्रीमियम कटता है। लेकिन मैनेजर है वो किसी को नहीं पूछता, वो अपने हिसाब से टपा ठोक देता है, इतना बीघा में जो, इतना बीघा में बाजरी, इतना बीघा मूंगफली, अपने हिसाब से वो लिख देता है। तो उससे किसान को बहुत बड़ा घाटा होता है। अगर किसान के नुकसान हो गया, बीमा कंपनी से कोई आकलन करने आया, तो बैंक के अंदर जो रिपोर्ट है वो कुछ अलग मिलेगी, और वहां खेत में अगर वो देखेगा तो खेत के अंदर बोया हुआ अनाज है वो कुछ अलग मिलेगा, तो उससे भी बहुत बड़ा घाटा होता है। तो किसान को मैनेजर से जो एक फार्म आता है, क्लियर फार्म, उसमें अपनी जिन्स जो खेत के अंदर बोई हुई है वो सारी लिखानी चाहिए, और उसके हिसाब से ही प्रीमियम कटना चाहिए। प्रीमियम किसान का ज्यादा काट लेते हैं वो लोग अपने हिसाब से, और क्लेम बीमा कंपनी है वो दे नहीं रही है, क्योंकि उसके पास क्रॉप की रिपोर्ट है वो जाती नहीं है वहां पर, भाई कि इस एरिया के अंदर वो फसल है वो इतना प्रतिशत है वो खराब हो गई, या इतना प्रतिशत है। तो वो तो रिपोर्ट है वो ऐसी रिपोर्ट लेंगे कि एक जिले में, जहाँ एक गांव में अच्छा जमाना है, अच्छी फसल है, वहां से वो रिपोर्ट लेके पेश कर देंगे। तो जहाँ अकाल है, अनावृष्टि है, वहां के किसानों के साथ धोखा हो जाएगा, उसको क्लेम नहीं आएगा। तो बीमा कंपनी की जो चाल है वो इस हिसाब से ये किसानों के साथ में बहुत बड़ा ये सर धोखा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत है। एक ये बैल बछड़ों के बिक्री पे रोक लगाने से कोई फायदा होगा, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, बैल बछड़ा की रोक है वो हटानी चाहिए सरकार को तुरंत। इसमें किसानों को सर बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। 1995 में बछड़ों पर राजस्थान में रोक लगी, ये सर बहुत बड़ा घाटा हुआ किसानों के, और गौ माता की इसमें ये रोक लगने से दुर्गति होने लग गई, क्योंकि हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है कि एक बच्चा बेचते एक बड़ी सोना आता था, ये सुना हुआ है मैंने, हमारे बुजुर्ग कहते थे। तो सर एक भरी सोना तो अभी हो गया 50,000 रुपया भरी, और बछड़ा है वो उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो भी भूख मर रहा है, और भूख से तंग आके वो चौपाल में, गांव के गुआड़ में मर जाता है, और रात को किसान को परेशान करता है। हेलो हेलो
हाँ जी सर। हाँ तो सर ये राजनीति के चलते ये सारा माता पे राजनीति में इनको ले लिया, और अभी किसानों को राजनीति के अंदर लिया है सरकार ने। अगर बछड़ों पर अगर रोक अभी भी हट जाए तो सर मेरा कहना है कि किसान को 2 रुपया इसका मिले और गौ माता की भी इज्जत हो जाएगी। अभी हर आदमी है, हर बंदा जो है वो गऊ को रखने के लिए इसलिए उसको तकलीफ होती है कि अगर गऊ तो अच्छी है लेकिन वो बछड़ा होएगा उसकी दिक्कत हो जाएगी, तो वो हर किसान के सिर का बोझ बन गया है। तो अगर इस बछड़े पे रोक है, और कई राज्यों में जहाँ जैसे बिहार है, असम है, वहां पर सेम की जमीन है, पानी की जमीन है, वहां पर बछड़ों से वो खेती किया करते थे वो किसान। तो उन किसानों को भी बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है कि अगर यहाँ से बछड़े जाते तो यहाँ के किसानों को 2 रुपया मिलता, और वहाँ के किसानों को हल बोने में, खेती में, जमीन में वो हल चलाने के लिए उनके लिए भी बहुत बड़ी सुविधा थी। तो सर ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक एक पॉइंट है ये। इसमें किसानों के बहुत बड़ा घाटा हुआ है और गौ माता की भी हालत खराब हो गई। अगर बछड़े पर रोक ये हट जाए तो गऊ को भी हर किसान है वो रखने लग जाएगा, और इनकी दुर्गति ऐसी हो रही है कि भूख मर मर के और गांव के अंदर मर रहे हैं बछड़े, और कई जगह ये सड़कों पे आपस में भिड़ जाती है तो उससे एक्सीडेंट भी बहुत बड़ा भारी हो जाता है। और कहीं रात को अगर सड़क पे चलता है तो वो सांड है वो सड़क पर बैठते हैं या सड़क पार करते हैं तो मोटरसाइकिल, छोटी गाड़ी, एक्सीडेंट, दुर्घटना बहुत ज्यादा हो रही है इनसे। तो हमारी मांग सर यही है कि बैल बछड़ों पर बिक्री की जो रोक है वो हटाई जाए और पशु मेला चालू किया जाए। उसमें गौ माता की भी कदर होगी और किसान की परेशानी मिटेगी और किसान के 2 रुपया आमदनी बनेगी। धन्यवाद। हमारे बीच इस गोष्ठी के अंदर बड़ा हार्दिक खुशी का विषय है कि सुनीता जी हमारी वरिष्ठ नेता जो हैं, साथी हैं, वो इसमें भाग ले रही हैं। मैं सुनीता जी से चाहूंगा कि अगर वो 2 शब्द कहना चाहें किसान से संबंधित तो उनका सादर आमंत्रण है, उन्हें वो बोलना चाहें 2 शब्द कहें। सुनीता जी अनम्यूट कर दीजिए, आप अनम्यूट करिए अपना। हाँ 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 वही कर रही हूँ, हो गया। हाँ जी हाँ प्लीज। तो हंडा जी और तमाम किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको भगत सिंह की 144वीं जो जन्मदिन उनका आ रहा है, इस अवसर पर आप सबका बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज भगत सिंह को याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि जो सरकारें जनता के जो है अधिकार को समाप्त करती हैं, उनका शोषण करती हैं, तो ये जनता का अधिकार ही नहीं, उनका दायित्व भी है कि ऐसी सरकार को नेस्तनाबूद करें। मैं नेस्तनाबूद इस समय हमारे संदर्भ में नहीं कहूंगी, हमारे संदर्भ में कहेंगे कि ये जनता का कर्तव्य है कि ऐसी सरकारों को गिराएं, हटाएं। भगत सिंह ने यह भी कहा था अंग्रेजों के समय कि जो अंग्रेज हमें जो विदेशी शक्तियां हमें लूट रही हैं, लेकिन इनमें कोई देशी शक्ति उनका साथ देती है, तो ये हमारा दायित्व है कि हम उन देशी शक्तियों को भी उनका भी हम मुकाबला करें। तो आज जिस तरह से जो किसानों के साथ हो रहे हैं, वो सिर्फ किसानों की शंकाएं या पीड़ा ही निर्मूल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। क्योंकि किसानी हमारी हमारे पर जो पारंपरिक खेती है वो हमारी एक सभ्यता की निशानी है, और आज जो सरकारें हमारी उस पारंपरिक खेती को समाप्त कर हमारी सभ्यता को ही नष्ट करने जा रही हैं। ये जो कुछ मैंने इसमें समझा, हालांकि मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन जो देश में हो रहा है, जो बोला जा रहा है, जिस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, उससे शायद जाहिर हो रहा है कि किसान आज अपने खेतों का मालिक नहीं, उसे जो है कॉर्पोरेट जगत का, पूंजीपतियों का बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। जिस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें रखी गई हैं, उसमें यह है कि जो ये शर्तें पूंजीपतियों, जो बड़ी कंपनियां होंगी, उनके बीच में एक सामान्य किसान में होगी, और किसानों की फसल तभी होगी जब वो उसमें गुणवत्ता वाले बीज होंगे उसकी खेती में,
अच्छी तकनीकी होगी, फसल का स्वास्थ्य अच्छा होगा, ऋण की सुविधा होगी, फसल बीमा योजना होगी, जो भी हमारे एक साथी ने आशंका व्यक्त की है, ये होगी तभी जो है उसकी फसल जो है खरीदी जाएगी। नहीं होगी तो वो किसान अपनी जो है कीमत कभी पूरी नहीं दे पाएगा और धीरे धीरे वो उसकी वो समाप्त होता चला जाएगा, बंधुआ मजदूर बनता जाएगा। धीरे धीरे हम देख रहे हैं ऐसी हालत में किसान क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो जो जिस तरह का जो ये बिल आया है, ये बहुत खराब बिल है, बहुत ही नुकसानदायक है। सबसे बड़ी बात इसमें जो हर साल आंदोलन होता है जिन बातों को लेके, जैसे अनाज है, दलहन है, आलू है, प्याज है, बिल में इन चीजों को तो हटा ही दिया है कि इस पे तो किसान कुछ कर नहीं सकता है। तो ये एक बहुत बुरी चीज है। हालांकि सरकार ने बहुत एमएसपी लागू करने की बात कही है, लेकिन इसका सरकार जो बोलती है उसका कोई भरोसा नहीं होता है। आज वो घोषणाएं करती है, वायदे करती है, कल उसको भूल जाती है। तो ये एमएसपी कब होगी? यदि वो वास्तव में ईमानदार है किसानों के प्रति तो उसे कानून बनाना चाहिए कि जब फसल अच्छी हो या बुरी हो या महंगाई के हिसाब से उसको इस तरह का समर्थन मूल्य उसको मिलता रहेगा, ये कानून होना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे बुरी है किसानों के विरोध में, वो ये है कि उनके एक अधिकार को छीना जा रहा है। वो अधिकार ये है कि यदि उनके साथ अन्याय होता है तो वो आसानी से न्यायालय में चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। अभी उन्होंने पूरे जो किसानों का जो भाग्य है वो कलेक्टर और एसडीएम के हवाले कर दिया है। यानी कोर्ट में न जा करके वो इनके पास जा अपने विवाद को सुलझाने, और सब जानते हैं कि ये कलेक्टर और ये नौकरशाह होते हैं और किसके पक्ष में काम करेंगे। तो सीधे सीधे ये उन सरकारों के पक्ष में ही आएंगे जिनके साथ बड़ी कंपनियों का जिनका जो है एक तरह से करार है। तो किसान के लिए तो कुछ आप ये कहें कि जो कोई फायदा है। हमारे देश में 86 किसान ऐसे भी हैं, ऐसे हैं जो जो जिस तरह से इसमें करार में कहा गया है कि उनको खुला है, किसी भी मंडी में जा सकते हैं, कहीं भी किसी भी राज्य में जाके बेच सकते हैं। अरे जब एफसीआई कोई कोई अधिकार नहीं होगा, एफसीआई के आगे सामने कंपनी बड़ी कंपनियों के गोदाम होंगे और वो कम कीमत पर कम कर दे के किसानों की फसलों को खरीदेंगे, तो एफसीआई तो सीधे सीधे बंद ही हो जाएगा। हमारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, सब जो है कॉर्पोरेट जगत के हाथ में चली जाएंगी। तो जो 86% किसान हैं उनके लिए तो मरण है सीधे। दूसरे राज्यों में वो जा नहीं सकते हैं क्योंकि सारे संसाधन आपके पास हैं, आपके बसें आपके पास हैं, रेलें आपके पास हैं, ट्रक आपके हो जाएंगे, सब कुछ आपका है। तो हमारे किसान क्या बैलगाड़ियां ले लेके पुरानी व्यवस्था को अपना के घर घर जाके अपना अनाज बेचेंगे? क्या करेंगे? तो ये एक तरह से पूरी तरह से किसानों के साथ धोखा है। और इतनी महंगाई के उसमें जहाँ पेट्रोल भी आपका, डीजल भी आपके, सब कुछ आपके, तो किसानों के साथ जिस तरह से जो है धोखा किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हमारे किसानों के साथ बहुत खराब हो रहा है। और हम सारी जनता, क्योंकि ये सिर्फ किसानों का ही मुद्दा नहीं है, आपने देखा कि श्रमिकों के साथ भी यही हुआ, और सारे जो है हमारे देश की तमाम जो संसाधन है उन सब के साथ यही हो रहा है। तो ये सरकार पूरी तरह से कॉरपोरेट जगत के हाथ में खेल रही है, हर चीज अपने पास रखना चाहती है और हर आदमी को अपने अनुसार चलाना चाहती है, गरीब बनाना चाहती है। तो हम लोग, मैं पूरी तरह से हम किसानों के साथ हूँ, हम साथ हैं, और ये आंदोलन चलता रहना चाहिए। सरकार को ये कहना चाहिए कि वो जिस तरह से मनमानी कर रही है, कॉर्पोरेट जगत के हाथों खेल रही है, अंबानी और अडानी को हम देख रहे हैं कि किस तरह जो है हर पूरे मार्केट में नहीं, हर क्षेत्र में अंबानी और अडानी छाए जा रहे हैं। और ये हम सबके लिए बहुत ही खतरनाक खेल है और हम सबको इसका जो है जम के विरोध करना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत तकनीकी बातों में आप सबके साथ शामिल नहीं हो सकती हूँ, आप लोग किसान हैं, ज्यादा जानते हैं। मेरा आपसे यही वो है कि हम पूरी तरह साथ हैं, साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता जी। भादु जी अपने कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं, धन्यवाद सुनीता, बहुत बहुत धन्यवाद आज का। और भादु जी, वो अपने रामकरण जी कहाँ, कुछ पता है उनके बारे में? उनका वो आए थे उसके बाद भादु जी बैठे हुए हैं मैं देख रही हूँ सामने बैठे हुए हैं। रामकरण जी आए? राम नारायण जी बैठे हुए हैं। वो राम नारायण जी नहीं आए ना? राम नारायण जी, रामकरण जी, हाँ रामकरण जी तो हमारे मौजूद हैं। भादु जी,
उनका कोई मैसेज या कुछ कहीं? हाँ साहब, रामनारायण जी से बातचीत नहीं हो पाई मेरे से। हाँ, मेरी भी नहीं हो पा रही है उनसे, बीच में तो आ गए थे वो, उसके बाद वो कहाँ हाँ, है? बात नहीं, वो तो अभी बात नहीं हो पाई सर। चलिए, अब हमारे बीच में जो किसान नेता है हमारे रामकरण जी मौजूद हैं, और इन सब का समाधान मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं कि वो जो तीनों बिल पास हो चुके हैं उसके बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को क्या दिशा निर्देश आप देंगे, और जो हमारा 6 सूत्री मांग पत्र है उस पर हम कैसे चलेंगे, इस सब के बारे में आपको हमें समाधान देना है, आपको हमें गाइडलाइन देनी है। तो अभी राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होने बाकी हैं, तो अभी हाँ, लड़ाई हमारे लिए लड़ाई की गुंजाइश है। तो निर्देशन हम बहुत से हमारे हाँ। जो किसान नेता हैं उनसे हम चाहते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें इस मामले में कि हमारा आगामी जो है कदम क्या होना चाहिए। रामकरण जी। सुनीता जी, राष्ट्रपति तो रबर स्टैंप है, म्यूट वो कर कुछ दीजिए नहीं करेगा। रामकरण जी, म्यूट कर दीजिए जरा आपका वॉइस वाला, अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट। हेलो, बोलना चाहते बोल, सुन नहीं रहे, उसका म्यूट हटा दो, म्यूट हटा दो रामकरण जी, म्यूट हटा दीजिए, आपके म्यूट लगा हुआ बटन हटा दीजिए। कोई नहीं, थोड़ा सा हम लोगों को समय लगता है गेन करने में, आराम से तसल्ली से हटा दीजिए, कोई बात नहीं। वो उनके राजगढ़ से क्या हुआ बताने का है। रामकरण जी, जो आपके उसके आगे क्रॉस लगा हुआ है ना, लाल लाइन खिंची हुई है, उस लाल लाइन को हटा दीजिए। लाल लाइन का क्रॉस? आपके नाम के आगे जो लाल लाइन लगी हुई है ना, उसको हटा दीजिए, उसे दबा दीजिए तो आप बोलने लग जाएंगे। म्यूट हटा दीजिए, म्यूट हटा दीजिए, म्यूट को। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? लाल, हाँ, हेलो, लाल लाइन हटा दीजिए। नहीं समझ नहीं आया उनको, बताओ, समझाओ। हेलो, हाँ हेलो, एक हाँ आप ठीक है, हटा दिया, आप बोलिए। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। सभी साथियों को मेरा लाल सलाम। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टेड है और काफी अच्छे वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। मोटी सी बात यह है कि 20 सितंबर को भारत की संसद ने 3 किसान विरोधी बिल पास किए। ये बिल संसद के दायरे में ही नहीं है, जबरदस्ती ठड्डे से ये बिल पास किए हैं, क्योंकि ये बिल स्टेट सूची के विषय के हैं। कृषि हर राज्य का विषय है और हर राज्य अपने अपने क्षेत्र की कृषि पर कानून बनाता है। संसद ने संविधान के खिलाफ जाकर इन बिलों को पास किया है, जो अवैध है, असंवैधानिक है। तीनों बिलों के नाम अभी लोगों ने बता दिए, छंगानी जी ने बता दिए। पहला बिल है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य, दूसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन, तीसरा है, छोटे रूप में बोलूं, समझौता खेती, और तीनों ही बिल किसान हित में नहीं है। इन बिलों में साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति पेन धारक होना चाहिए, उसके बाद कहीं से भी सामान खरीदे और कहीं बेचे, कितनी ही मात्रा में खरीदे, कितना ही इकट्ठा करे, मन मर्जी उसकी होगी। आपने देखा होगा राजस्थान में शिकार झुंझुनू नागौर में प्याज होता है, प्याज, और इस प्याज की फसल जब तैयार होकर आती है तो 5 रुपए किलो बिकता है, और यही प्याज बड़ी कंपनियां खरीद करके 90 रुपए 80 रुपए किलो बेचती हैं। ये काला बाजारी कंपनियां आज तक करती आई हैं और अब इन कानूनों के द्वारा उनको वैध करार दे दिया गया है, वो आराम से कर सकते हैं। इसलिए इन नियमों से
इन तीनों किसान विरोधी कानूनों से किसानों को तो हानि है ही, साथ साथ में उपभोक्ताओं को भी इनसे ज्यादा हानि है। इसलिए हम कहते हैं कि ये किसान विरोधी भी है और आमजन विरोधी भी है। उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के लिए खतरनाक है। दूसरी बात, ऐसे बिल पास करने से भारत की खेती चौपट होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। और जब एमएसपी का जिक्र नहीं है तो कंपनी बहुत नीची कीमत पर खरीदेगी। इसका एक उदाहरण हम विगत में देख चुके हैं। 2006 में बिहार सरकार ने एपीएमसी एक्ट समाप्त किया और समाप्त करते ही बिहार में धान की कीमत लगभग आधी हो गई और वहां से व्यापारी खरीद करके पंजाब जैसे राज्यों में बेच रहे हैं जहां एपीएमसी लागू है और लाभ कमा रहे हैं जबरदस्त। इसलिए एपीएमसी होनी जरूरी है और एमएसपी कानून बनना जरूरी है। अगर किसान को बचाना है तो एमएसपी कानून बनाना पड़ेगा और कानून भी इतना सख्त होना चाहिए कि उसकी पालना हो और नहीं पालना करने पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। अभी जिक्र आ रहा था राष्ट्रपति साइन करेगा कि नहीं करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून बन गए और ये बना के छोड़ेंगे, लागू करेंगे, लेकिन हमें तो इसका मुकाबला करना है। ये देश सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का ही नहीं है, अपना भी है, अपन भी उतने ही बराबर है। एक ही वोट की कीमत उनकी है, उतनी अपने वोट की कीमत भी है। मुकाबला करना पड़ेगा और अगला स्टेप शिविर आपको पता है। जो बातें सामने आई इन तीनों कानूनों से देश के जनता को जो नुकसान होगा वो मैं बता दूं मोटा मोटी बातों में कि एक तो अनलिमिटेड स्टॉक बढ़ जाएगा। ताकतवर कंपनियां जैसे अडानी है, अंबानी है, चाहे जितना स्टॉक करके कृत्रिम अभाव पैदा करेंगी और उसके बाद में मनचाहा मुनाफा वसूलेंगे। किसान से जब खरीदेंगे कीमत बहुत डाउन रखेंगे और जब बेचने का समय आएगा कीमत बहुत ऊंची रखेंगे और सारा प्रॉफिट कंपनी को जाएगा। फसल बेचते वक्त किसान मरेगा और खरीदते वक्त उपभोक्ता मरेंगे। ये देश के 135 करोड़ उपभोक्ता हैं, सब पर असर पड़ेगा। इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, समझौता खेती, ये भारतीय कल्चर के अनुसार ही नहीं, भारत में ये नहीं चल सकता। और देश के 85% लोग तो छोटे और सीमांत किसान हैं, वो समझौता कर ही नहीं सकते। दो गैर बराबर पार्टियों के बीच में ये समझौता संभव नहीं लगता। और फिर कीमत बोने से पहले तय होगी, अनाज फसल आने के बाद खरीदेंगे, गुणवत्ता की शर्त होगी, कम पैसा देना है गुणवत्ता की शर्त लगा देंगे, आधे पैसे में खरीदेंगे, यानी शोषण करना है। ये इनका मेन लक्ष्य है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। तो ये सरकार की मंशा खराब है। इससे एफसीआई, कृषि मंडियां सब बर्बाद होंगी और गरीबों को मिलने वाला सस्ता अनाज भी सरकार को इन कंपनियों से खरीदना पड़ेगा। इन कंपनियों का रोल अपन पहले ही देख चुके हैं। खाद, बीज, कीटनाशक पर ये पहले ही कब्जा कर चुके हैं। तो भारत का भविष्य, खेती का भविष्य, किसान का भविष्य इन कंपनियों के हाथों में सुरक्षित नहीं है। ये कंपनियां आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप लेंगी, इसमें कोई शक नहीं है।
दूसरी बात कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में मिलाकर के करीब 700 प्रतिनिधि बैठते हैं, एमपीज बैठते हैं। उनको किसान का दुख दर्द मालूम नहीं। क्यों? कि बहुत सारे 20% तो लगभग ऐसे हैं जो खिलाड़ी से आए हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस से आए हैं, जो भगवान मंदिरों से आए हैं, या जो खरबपति हैं। उनको क्या पता किसान की क्या तकलीफ होती है। और जो शेष हैं उन्होंने भी शायद ही कभी हल की सूरत देखी होगी, किसान का दर्द समझते होंगे, इसलिए उन्होंने इन कानून बनाते वक्त आवाज नहीं उठाई। अभी अपने साथी बोल रहे थे और उन्होंने विभिन्न विषयों पर बात उठाई। कामरेड बहादुर बाबू ने बताया आवारा पशुओं में बैल बछड़ों पर रोक। ये सच है। 1995 में भाजपा की सरकार ने राजस्थान में बैल बछड़े बेचने पर रोक लगाई। यूं समझिए बैल बछड़े पर रोक नहीं लगाई, बल्कि किसान की पेट पर लात मारी, और उससे आज तक किसान दुखी चल रहा है, और जब तक रोक नहीं हटेगी दुखी ही रहेगा। एक बछड़ा बेचने पर किसान की आमदनी में बढ़ोतरी होती है। कम से कम 10-15 हजार का एक बछड़ा होता है, और 10-15 हजार रुपए किसान को तो बार त्योहार मिलते हैं। उसकी आमदनी इतनी कम है वो 60 रुपए रोज में दिन तोड़ता है। इस हालत के किसान को बछड़ा बेचने से रोकना बहुत मोटा अपराध है, असहनीय है। इस रोक को हटानी चाहिए और इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। दूसरा, रमेश चौधरी ने एमएसपी पर बताया। देखिए, आदमी कितना ही हट्टा कट्टा हो, अगर उसमें खून नहीं है तो आदमी नहीं है। एमएसपी वो कानून है जो किसान को उसके उपज का पूरा मूल्य दिलाता है, और अगर ये कानून नहीं होगा तो कितनी ही घोषणा कर दें, कितनी ही एमएसपी की रेट बता दें, कोई लाभ नहीं होना है। आप स्वयं देख लीजिए, आपके शहर के बाजार में देख लीजिए, मूंग 6,000 रुपए बिक रहे हैं और एमएसपी 7,000 है। 1,000 रुपया पर क्विंटल प्रति किसान को हानि हो रही है। इसी प्रकार से बाजरे की एमएसपी 2,000 रुपया है, 1,100 रुपया बिक रहा है, कोई खरीदने को तैयार नहीं। इसलिए किसान को बचाना है तो एमएसपी कानून बनाना पड़ेगा, और वो भी मजबूत कानून बनाना पड़ेगा ताकि उसके अवॉइडेंस कोई नहीं कर सके। एक बीमा क्लेम की बात आई तो ये सच है, किसान के साथ बीमा कंपनी ठगने आती है। हिंदुस्तान में 18 बीमा कंपनियां हैं, जिनमें से 5 सरकारी हैं और 13 प्राइवेट निजी हैं। निजी कंपनियां हमेशा प्रॉफिट कमाने आती हैं, किसान वर्ग की सेवा करने के लिए नहीं आती, और वो हर प्रकार से बचने के लिए कोई न कोई गड़ी निकाल के किसान का क्लेम हड़प जाती है। प्रशासन और अन्य कर्मचारी भी किसान का हित छोड़ के बीमा कंपनियों में संलग्न हो जाते हैं, जिसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। सुनीता जी ने जो कहा, ये देश भगत सिंह का देश भी है, सावरकर का ही नहीं भगत सिंह का देश भी है। एक भगत सिंह मरेगा तो लाखों भगत सिंह पैदा होंगे। सरकार अभी जो रवैया अपना रखा है, जो आवाज उठाता है उसको देशद्रोही घोषित करते हैं, उसको उठा के UAPA में बंद कर देते हैं। कितनों को बंद करोगे? 135 करोड़ है, और आ जाएंगे और आएंगे, और ये सिलसिला चलेगा। देख लेंगे जेलों में कितनी जगह है। जख्म इतने गहरे हो गए हैं जनता के कि छोटे नस्तर से काम नहीं चलेगा, अब बड़ा नस्तर लेना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता के दुर्ग पर प्रेतों का पैरा हो रहा है, उसको हटाना पड़ेगा।
मैं कहना चाहता हूं कि सीपीआई वो पार्टी है जिसने भारत में कई अनोखे काम किए हैं। 1969 में बड़ा आंदोलन चला करके घाटे में चल रहे सारे बैंकों को बचाने के लिए राष्ट्रीयकरण करवाया। उस समय बैंकों के कुल कर्मचारी 12,000 हुआ करते थे, बैंक घाटे में थे और सीपीआई की मांग पर इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उसके बाद बैंक प्रॉफिट में आए, आज फायदे में हैं और 90,000 कर्मचारी काम करते हैं। 90,000 कर्मचारी, 12,000 कर्मचारी काम करते हैं और 90,000 की आज असेट्स है, पूंजी है इनके पास। आज भारत सरकार इन बैंकों को बेच रही है। बड़ा ताज्जुब होता है, क्या क्या बेचोगे? रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बैंक बेच रहे हो, बीमा बेच दी, एयर बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। अब क्या रह गया आपके पास बेचने के लिए? जो अभी दिसंबर से लेकर के आज तक कोरोना की हालत थी, बुरी हालत, इस हालत में सरकार को पार्लियामेंट में इस विपत्ति से उभरने के लिए कानून बनाना चाहिए था, उस पर गंभीरता से चिंतन होना चाहिए था। जो इस दौरान बेरोजगारी फैली उसका कोई समाधान होना चाहिए था, भूखमरी का कोई समाधान होना चाहिए था, और उसका समाधान छोड़ करके हमला किया है किसानों पर, उपभोक्ताओं। इस कोविड के दौरान जितनी हमारी जीडीपी गिरी, सरकार की गलत नीतियों से हमारी जीडीपी गिरी, और जीडीपी तो 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उसी दिन से गिरनी शुरू हुई। 2017 में जीएसटी लागू की, उसने गिरने की रफ्तार और बढ़ा दी, और 2020 में जो लॉकडाउन हुआ, तुगलकी लॉकडाउन, उसने तो जीडीपी को खंडर में ही बदल दिया। -23.9 दुनिया में सबसे ज्यादा गिरी। इस पर कोई समाधान ढूंढना चाहिए था, लेकिन सरकार ने समाधान ढूंढा किसानी पर हमला करने का, मजदूर पर हमला करने का। क्यों? क्योंकि इस महामारी के दौरान सारे सेक्टर डूबे हैं, सिर्फ और सिर्फ कृषि क्षेत्र ऐसा है जिसने 3.4 की ग्रोथ दिखाई है। जो क्षेत्र बढ़ रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है, उसकी हत्या कर रहे हैं। इस सत्र में जो नवंबर में ये सत्र चला, इसमें 2 बातों का बड़ा नुकसान हुआ। एक, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, और दूसरा, आधी से अधिक आबादी किसान की है, उस आबादी पर हमला बोला गया। ये देश हित में नहीं है। मित्रों, निराश होने की जरूरत नहीं है, संघर्ष का वक्त आ गया है, संघर्ष करना पड़ेगा, हर बंदे को घर से निकलना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। ये गांधी का देश है, ये लोहिया का देश है, ये जेपी का देश है। चुप नहीं बैठेंगे, हमें मुकाबले में उतरना पड़ेगा, और ये कानून तो पूरे देश में लगेंगे, तो देश भर की जनता को जागना पड़ेगा। ये केवल किसान का दर्द नहीं है, उपभोक्ताओं को भी उतनी मार पड़ेगी। इसलिए किसान और उपभोक्ता दोनों को मंच पर आना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा।